A big hello to all my lovely students. I welcome you all to your own platform Spreading Goodness, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक टॉपिक बायोलॉजी का, जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई नो कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव और अपग्रेड करने के चलते इतनी देर हो रही है, बट आई होप कि आगे देर ना हो और चीज़ें बेहतर रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू सेल से लेके स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेल और सेल डिवीज़न तक कवर करेंगे और बाकी की चीज़ें हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल उठता है कि सेल क्या होता है। तो सेल इज़ नथिंग बट अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। सेल्डन के अकॉर्डिंग, जो कि 1838 में थे, सारे सेल प्लांट के बनते थे, जबकि स्वान के अकॉर्डिंग सारे सेल एनिमल के बने हुए थे और पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो सेल्डन थे उन्होंने बताया कि जितने प्लांट से ही सारे सेल बने हुए हैं, जबकि स्वान का कहना था कि सारे सेल जो थे एनिमल्स से बने हुए थे। जबकि जो रुडोल्फ वर्च्यो थे 1855 में, इनका ये कहना था कि जितने भी सेल्स हैं वो अपने पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होकर निकलेंगे और इसी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने ये 1665 में सेल को एक कॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू डिस्कवर किया था। 1674 में लिवेनहॉक ने लिविंग सेल की जानकारी दी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर जो डोजरडेन थे 1835 में, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात की, जिसको सार्कोइड नाम दिया गया था। परकिंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द का नाम दिया था और इसी तरीका बाकी 1838 और 1839 में सेल्डन और स्वान ने अपनी सेल थ्योरी दी थी और वर्च्यो ने 1855 में ये बताया था कि सेल कम फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी और हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं कि सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एक आउटर लेयर होती है जो कि कंट्रोल करती है कि क्या सेल के अंदर जाएगा और क्या बाहर जाएगा। फिर बात करें साइटोप्लाज्म की, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहीं पे होती हैं। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक्चुअल में सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि राइजोबियम प्रोटीन के लिए होता है। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट के काम आते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो यहाँ मेंशन नहीं है, गोल्गी अपरेटस, वो सुसाइडल बैग होते हैं। इसके अलावा ER, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसमें दो होंगे, एक रफ और एक स्मूथ। जो रफ वाले होते हैं वो प्रोटीन के काम आते हैं, जो स्मूथ होंगे वो लिपिड्स के काम आएंगे। आई होप कि आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में जितनी बातें हैं वो पूरी समझ में आ गई होंगी। एंड नाउ हम आगे बढ़ते हैं कि सेल का क्लासिफिकेशन हमने ये तो देख लिया कि कैसे कैसे होता है, लेकिन यहाँ हम न्यूक्लियस के बेसिस पे बात करेंगे। न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो आइए चलिए इनको भी समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है या फिर डेवलप्ड नहीं होगा प्रॉपरली और ना ही कोई मेम्ब्रेन होगी, जबकि यूकैरियोटिक में एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा आपको और साथ ही साथ आपको एक पूरी मेम्ब्रेन की बाउंड्री दिखेगी। आई होप कि आपको ये डिवीज़न समझ में आ गया। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेल डिवीज़न। सो लेट्स स्टार्ट। सेल डिवीज़न में हम जो सेल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में और इसी को हम सेल डिवीज़न का नाम देते हैं। दो प्रोसेस होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होती हैं वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाती हैं पेरेंट सेल से, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी ग्रोथ और रिपेयर और मेंटेनेंस आपके टिश्यूज के लिए। जबकि मायोसिस में जो डॉटर सेल्स होंगी वो 4 होंगी और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो आधे हो जाएंगे पेरेंट सेल से, जो कि आपके गैमेट जैसे कि स्पर्म और एग बनाने काम आएगा। एंड दिस इज अबाउट द सेल डिवीज़न। अगर हम बात करें सेल डिवीज़न के इम्पोर्टेंस को लेके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू के रिपेयर और रीजनरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि हमारी कंटिन्यूटी को बनाए रखती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लव इट। नाउ वी विल मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को और भी आगे ग्रो करें।
एंड कोई भी अगर डाउट हो अगर आपका तो कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।